सभी साथियों को जोहार। जय मुल्लुमासी। साथियों, आज हम लोग जसपुर में हैं और हमारे साथ में बात करने के लिए माननीय रूप नारायण एक्का जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि रूप नारायण एक्का जी बेबाक बातों को रखने के लिए मशहूर हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के 33 ज़िले में लगातार काम कर रहे हैं। तो रूप नारायण सर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुनील खलखो यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद सर जी। अभी हाल फिलहाल में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। हाँ। जैसे बलौदाबाजार है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, जसपुर है, ऐसे बहुत सारे आंदोलन अब हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हाँ हाँ। ये जो आंदोलन लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है सर? इसके पीछे बड़ी गहरी हमारे लोगों के साथ में साजिश और षड्यंत्र किया गया है। इसके वजह से जो व्यवस्था से लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, जो अभी व्यवस्था वर्तमान समय में जो चल रही है, इस व्यवस्था से लोग असंतुष्ट हो रहे हैं और इस असंतुष्टि का परिणाम है कि बड़े पैमाने में छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ में आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है और अभी जो बड़ा आंदोलन हुआ जैसे बलौदाबाजार में, हाँ, शेड्यूल कास्ट का आंदोलन हुआ जी जी, और हसदेव में बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों के हताहत होने के या घायल होने के वो दिखाई दिए जी। तो यहाँ पर जसपुर में भी अभी आंदोलन हुआ है जिसको आप लोग सामाजिक न्याय यात्रा के नाम से आदिवासी ईसाई महासभा के द्वारा निकाला गया। तो यहाँ पर जैसे ईसाई महासभा के द्वारा आंदोलन किया गया जी। और एक बार तो क्या है, ह्यूमन चेन बना करके आंदोलन किया गया। हाँ, मानव श्रृंखला बना करके आंदोलन किया गया। दूसरी बात, न्याय यात्रा के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है, जो 25 से लेके 26। हाँ, 25 से 27 तक आस्था से हम लोगों का बगिया तक। तो यहाँ पर देखने को मिला कि जैसे ईसाई महासभा के द्वारा लगातार FIR करने की मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो SP अभी वर्तमान में पदस्थ हैं उनके द्वारा FIR नहीं लिखा जा रहा है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे जितने भी जो मूल निवासी लोग हैं और विशेषकर जो ईसाई धर्म को मानने वाले जो तमाम विश्वासी गण हैं, ये इनके साथ में सरासर धोखाबाजी का काम किया जा रहा है। मैं इसी कड़ी में आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों, देखिए ये जो जे लकड़ा करके एक हमारे जसपुर में डॉक्टर हैं, तो जैसे अगर आप मेरा वीडियो लोरो घाट वाला जो पुलिस से मैं जो काउंटर सवाल पूछ रहा था रूप नारायण का यूट्यूब चैनल में आप देखे होंगे, बड़ी संख्या में अभी तक में 80,000 प्लस के लोग उसको देखे हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो रूप नारायण का यूट्यूब चैनल में जाके आप उस काउंटर क्वेश्चन जो मैं SDOP जसपुर से मैं पूछ रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो इस कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि हम रायमुनि की जो उसके ऊपर में जो प्रकरण जो दर्ज करने की मांग जो कर रहा है ईसाई आदिवासी महासभा के माध्यम से, तो उसमें उनका कहना है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट किए और उसमें दोषारोपण नहीं पाया गया। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जसपुर में एक डॉक्टर हैं लकड़ा साहब, उनके ऊपर में ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने व्हाट्सएप को उन्होंने सेंड किया था किसी ग्रुप में या पर्टिकुलर किसी पर्सन को सेंड किया था। तो आप लोगों को सुन के हैरानी हो जाएगी कि उस डॉक्टर साहब को पुलिस प्रशासन ने तत्काल अरेस्ट करते हुए उसको जेल में डाल दिया था। ये पहला घटना है। ये पहला घटना है जसपुर का। तो मैं इसी चीज़ को मैं बार बार पूछने का प्रयास कर रहा था SDOP साहब से कि जब आप एक आम आदमी को उठा के जेल में डाल रहे हैं और उसमें से महत्वपूर्ण दूसरी बातें हैं साथियों, मैं इस बात का जीता जाता सबूत हूं और गवाह भी हूं कि मुझे भी अरेस्ट किया गया और हमारे बाजू में जो बैठे हुए हैं सुनील खलखो साहब, ये भी सल्लाटोली मैदान में जन जागृति का काम हम लोग कर रहे थे और बड़े पैमाने में लोग जुटे हुए थे उस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो उस दरमियान में हमारे 12 साथियों के ऊपर में FIR किया गया और जैसे SDOP बोल रहा है कि हम विवेचना कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट करने के बाद में हम इसमें किसी भी तरह का इसमें हमने त्रुटि नहीं पाया, तो हमने उसको छोड़ा हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे ये बातों को मैं खंडन करना चाहता हूँ कि एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। डॉक्टर साहब का मामला हो, रूप नारायण एक्का का मामला हो या फिर सुनील खलखो का मामला हो या हमारे और भी अन्य जो 12 साथी लोग थे, तो हमारे को उन्होंने इतना समय कभी नहीं लिया। 27 तारीख को कार्यक्रम हुआ, सडनली 28 तारीख को विदाउट इन्वेस्टिगेशन हमारे ऊपर में उन्होंने धारा लगाया और उसके बाद में हम लोग को जेल की हवा खानी पड़ी।
तो मामला मैं जेल घुसा इसलिए मुझे दर्द है इस बात का मैं नहीं बता रहा हूँ। ये जो व्यवस्था है, जो कानून है, वो सभी लोगों के साथ में बराबर न्याय करने का मामला। अगर मैं गुनाहगार था, मैं दोषीदार था, तो मुझे जेल डाले। तो रायमोनी भी तो उन्होंने धार्मिक भावना को आहत किया, तो उसे इतना पुलिस प्रशासन के द्वारा क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये सवाल मैंने पूछा हुआ था। और ये सवाल आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि एक लोगों को तत्काल उठाए और जेल पे डाल दिया और दूसरे लोगों को बाकायदा प्रशासन इतना मुस्तैद हो कि अगर उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो यहाँ बहुत भयंकर गड़बड़ी है। और इस गड़बड़ी को मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सतर्क हो जाइए। और बार बार ये जो मामला आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत भयंकर मामला है, इसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय वामन मेश्राम ने कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पीरियर ई रामास्वामी जी का कथन है कि भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं ब्रह्मोक्रेसी स्थापित हो गया है। तो आप देख लीजिए, वही गुनाह धार्मिक भावना का आहत करने का लकड़ा साहब और रूपनारायण का जेल के अंदर में, वही गुनाह रायमोनी भगत के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए जसपुर के अंदर में उसको बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, प्रशासन के द्वारा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत भयंकर खतरा है और इसमें पूरे हमारे जसपुर जिला के 9 लाख लोगों को सबक सीखने की ज़रूरत है। और वो जो गलत आवाज़ है और वो जो गलत एक्शन है, उसके खिलाफ में मुँहतोड़ जवाब देने की और जल्दी प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जी कि जिस प्रकार यानी जैसे पुलिस प्रशासन है, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, जी, इनको एफआईआर लिखना है, हाँ, न्याय नहीं करना है, न्याय करने के लिए न्यायपालिका बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो डायरेक्ट न्याय कर रही है। हाँ हाँ हाँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैंने वीडियो में बोला हुआ था कि जो पुलिस प्रशासन है एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, मैंने ये बात बोला था। और दूसरी बात मैंने ये भी बोला था कि वो बीजेपी की एजेंट की तरह काम ना करें, वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम करें। और इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यपालिका काम है, उसका काम है काम करना। लेकिन यहाँ पे आप जसपुर लोरो घाट के अंदर में आप देखेंगे जो इस ईसाई न्याय यात्रा में, तो ये जो कार्यपालिका के लोग हैं वो चीफ जस्टिस का काम कर रहे हैं, वो जजमेंट सुनाने का काम कर रहे हैं, वो न्याय देने का। तो न्याय देने का काम नहीं उनका। अगर वहाँ पे हमने एफआईआर के लिए वहाँ पे गया है तो उनका काम है एफआईआर करना और वहाँ पे तत्काल अमल में करना। लेकिन वो अमल में करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा जसपुर का जो पुलिस महकमा है, पूरा पुलिस की जो लॉबी है, वो पूरा लॉबी वो चीफ जस्टिस बन गया, वो भैया जज बन गया। और वो ये बता रहे हैं कि वो निर्दोष है। अरे तुम होते कौन हो भाई? उसकी गुनाह को तुम साबित करना ना करना आपका काम है, एफआईआर करना, उस प्रकरण को कोर्ट में लेके जाना, अरेस्ट करना, वो आपका काम है। वो न्यायालय का काम है कि रायमोनी भगत गुनाहगार है नहीं है, वो न्यायालय का काम है। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जसपुर में पुलिस प्रशासन न्यायालय का काम करना शुरू कर दी। वो बाकायदा आके बोल रहे कि नहीं ये ऐसा है, वो वैसा है। वो अपना काम करना छोड़ वो चीफ जस्टिस का काम करना शुरू कर दे, न्यायालय का काम करना शुरू कर दे। ये लोकतंत्र का बहुत भयंकर खतरा है और सभी साथियों को इससे सतर्क होने की ज़रूरत है और हमें आने वाले समय पे इसके बारे में थोड़ा बेहतर सोचने की ज़रूरत है। मैं इस विषय में और कुछ जानना चाहूँगा क्योंकि मेरे मन में सवाल हैं। तो ये जो न्याय यात्रा यहाँ पर शांतिपूर्वक इन लोग आदिवासी ईसाई महासभा के द्वारा शांतिपूर्वक इस यात्रा कर रहे थे, न्याय यात्रा। लेकिन इस न्याय यात्रा को रोक करके पुलिस कई जगह बैरिकेड लगा करके पूरे मेन रोड को जाम कर रहे थे। लेकिन मेन रोड को जाम करने का इल्ज़ाम ईसाई आदिवासी महासभा के ऊपर में थोपा जा रहा है। क्या इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये हमारे लोगों के साथ में सरासर न्याय है। और जैसे जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे तो इनके संदर्भ में बोला गया है कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं है। न्यायिक चरित्र नहीं है का मतलब क्या है साथियों? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर वो थाना प्रभारी है, एसपी है, कलेक्टर है या एसडीएम है या फिर चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, ये लोग हमेशा अपने व्यवस्था को मजबूत करने के पक्ष में काम कर रहे हैं, कानून और संविधान के विरोध में जाके। ये मामला आपको देखने को मिल रहा है और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा जो रैली निकाला गया था ये उनका कसूर है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोरो घाट में जो वहाँ पे बैरिकेड लगाया गया था वो प्रशासन खुद लगाया और प्रशासन खुद लगाया, लेकिन 3 जगह लगाया है। 3 जगह लगाया है। तो ये प्रशासन की अपनी खुद की नाकामी है और वो अपना नाकामी छुपाने के लिए ईसाई आदिवासी महासभा के ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहा है, जो सरासर अन्याय के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और ये हमारे लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था बहाल नहीं कर पाएंगे। तो मैं दोबारा ये पूछना चाहूँगा सर कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19
विरोध करने का अधिकार है। हाँ। लेकिन इस विरोध करने के अधिकार को पुलिस प्रशासन के द्वारा या कहें हमारे पूरे जसपुर टीम के द्वारा जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा रोका जा रहा है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रशासन है वो एक तरफा अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए वो एक तरफा डिसीजन लेके काम कर रही है। अभी साथियों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि संविधान के अंदर में हमारा मौलिक अधिकार है, अधिकार नहीं मौलिक अधिकार है, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 वो अपनी भावना अभिव्यक्ति का हर इंसान को बराबर का अधिकार देने का मामला है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, जो कार्यपालिका है, उसको बराबर फॉलो नहीं कर रही है। और आप हैरान हो जाएंगे कि ये ज़्यादातर SC SC OBC के लोग अपने हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ में ऐसा काम होता है। उनके साथ में आर्टिकल 19 का कानून के विरोध और संविधान के विरोध में जाके प्रशासन निर्णय लेता है कि अभी आप नहीं कर सकते, अभी 144 का लगा हुआ है, अभी फलाना, अभी ढिकाना, ऐसा 50-15 टाइप के इनके पास में बहाना होते हैं, एक्सक्यूजेस करते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले समय पे आपका जसपुर में ये जो महाराजा चौक है वहाँ पे JP नड्डा का कार्यक्रम था साथियों, तो बाकायदा सड़क में मंच बना के उसके कार्यक्रम के लिए बाकायदा यही जसपुर का पुलिस प्रशासन ने उनको एक तरफा, बार बार मैं इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए BJP को मजबूत करने का काम कर रही है। और उनके जो जितने भी जो RSS के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनके व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो एक तरफा काम कर रही है। एक तरफ आपको मैदान में प्रबोधन करने के लिए इजाज़त नहीं है सरकार की ओर से, लेकिन वहीं पे BJP का कार्यक्रम लगता है तो जसपुर के महाराजा चौक में जो रोड के बीच में बाकायदा JP नड्डा के लिए मंच बनता है। तो इस बात से आप सबक सीख सकते हैं कि यहाँ की जो प्रशासन है, जो कार्यपालिका है, वो कितना भ्रष्ट हो चुकी है। और ये जो भ्रष्टाचार है ये हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को, भारत देश के तमाम ST SC OBC माइनॉरिटी मूल निवासी के लिए भयंकर खतरे की संकेत है। इसलिए हम लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं व्यवस्था परिवर्तन का। जी, तो सर ये भी देखने को आ रहा है जी, ये देखने को ये आ रहा है कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी का काम है कि जो भी आंदोलन होगा उस आंदोलन को प्रोटेक्ट करना जी। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे हम अभी यहाँ पर शेड्यूल 5 एरिया में रहते हैं। शेड्यूल 5 एरिया में जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर गन लेना, आदिवासी को डराना, ऐसे किसी भी प्रकार के जो कृत्य हैं वो असंवैधानिक है, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है। और शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के एरिया में किसी प्रकार का गन लेके नहीं जाना है, बंदूक लेके नहीं जाना है, या उनको डराने जैसा कोई भी चीज़ वहाँ पर लेके नहीं जाना है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे चीज़ों को लेकर के जाता है आदिवासियों की भीड़ में और आदिवासी को डराया जाता है। आप इसको क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी तरह से अफसरशाही है, तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन यहाँ के नागरिकों के अधिकारों को लेकर दमन करने का काम कर रहा है, ये बहुत भयंकर मामला है। और जो 5th शेड्यूल इलाके में है वहाँ पे सुप्रीमेसी जनता होनी चाहिए, सुप्रीमेसी आदिवासी होना चाहिए। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाओगे दोस्तों कि यहाँ पे जो सुप्रीमेसी है वो जिला प्रशासन है। यानी कि ये जो जिला प्रशासन में जितने भी जो अधिकारी हैं वो कायदे के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो यहाँ पे जनता के सेवक हैं। सेवक को दूसरे लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, नौकर हैं। ये जनता के नौकर हैं, लेकिन वो जनता के नौकर सेवा करने के लिए यहाँ पे उन लोग नहीं है, बल्कि वे लोग तानाशाह की तरह जनता को दमन करने में लगे हुए हैं। और इस संदर्भ में मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितनों ही अच्छा क्यों ना हो, उसको अमल करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये जो अधिकार है वह अंतिमतः बेकार ही साबित होंगे। और आज साथियों मूल निवासियों के हाथों में कार्यपालिका, न्यायपालिका है ना, विधायिका और आपका मीडिया, ये लोकतंत्र के चारों आधार स्तंभ मूल निवासियों के हाथों में होना चाहिए। लेकिन यहीं पे हमारे मूल निवासियों से भयंकर चूक हुआ है, विदेशियों के हाथों में उसको सौंप दिया गया है और विदेशियों के हाथ में सौंपने की वजह से ये दुर्दशा है। तो सर अभी यानी आने वाले समय में जब भी आंदोलन होगा जी, तो आंदोलन को सफल करने के लिए यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए, सही रणनीति क्या है, उसको थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। हाँ, इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों, शक्ति संगठन का, समर्थन जनता का और दांवपेच नेतृत्व की। ये मैंने जो 3 शब्द आपके सामने इस्तेमाल किए हैं, इसके बगैर पे आप किसी भी चीज़ को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो साथियों मैं बाकायदा भारत मुक्ति मोर्चा का कैडर हूं, मैं वहां से प्रशिक्षण लेता हूं। तो किसी भी चीज़ को सफल करने के लिए, किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राइट प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम यूं ही भीड़ जुटा लेंगे, उसके बाद में आंदोलन करेंगे और सफल हो जाएंगे, रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को बढ़िया से करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइजरी की और एक्सपर्ट जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, यहाँ पे अगर आप लोगों को मुकम्मल मंजिल को हासिल करना है, आपको आज़ादी हासिल करना है, तो मेरा व्यक्तिगत भी मानना है और सप्रेम आप लोगों से मैं कहना भी चाहूँगा कि इसमें जो मास्टरी है आंदोलन को लेके, प्रोटेस्ट को लेके, वो भारत मुक्ति मोर्चा के पास में है। क्योंकि आप देखेंगे अभी जैसे हमारे ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा पिछले समय पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अंबिकापुर में जो नृत्य अरेंज किया गया था, तो इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद, लाखों की भीड़ होने के बावजूद प्रशासन ने उसको दमन कर दिया। ये पहला घटना है। उसके बाद में साथियों और एक घटना हमारे बीच में और घटी है। ये हमारे जसपुर जिला की घटना बता रहा हूँ, बहुत दूर की घटना नहीं बता रहा हूँ, हमारे सरगुजा संभाग की। दूसरी एक घटना और घटी है, वो घटी है कि ये जो जनजाति सुरक्षा मंच के नेतृत्व में, जो कि आरएसएस के एक ऑफशूट विंग है, आदिवासियों का संगठन ऐसा बोला जाता है, लेकिन साथियों वो आरएसएस द्वारा नियंत्रित वो संगठन है। उसमें उन्होंने डिलिस्टिंग को लेकर बड़ी पुरजोर तरीके से उन्होंने समर्थन में काम किया और हमारे ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा और सर्व आदिवासी समाज के द्वारा कंबाइन में डिलिस्टिंग के विरोध में बहुत बड़ा कार्यक्रम लगाया। उसमें भी लाखों की संख्या में हमारे लोग जुटे थे। लेकिन आप देखेंगे कि इतना बड़ा हमारे लोगों के समर्थन के बावजूद कुशल दांवपेच और दांवपेच नेतृत्व का ना होने की वजह से वो पूरा का पूरा आंदोलन धरा का धरा रह गया। अभी भी डिलिस्टिंग का मामला बीच बीच में उठते रहता है, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक मामला है। उसके बाद में पिछले समय में विधायिका रैमुनी भगत के द्वारा में सिस्टर विवाह के ऊपर में बाला छापर के ऊपर हमला किया गया उनके घरों पे जाके, तो उस दरमियान भी बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और उसी समय पे रैमुनी भगत को सज़ा होना चाहिए था। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जितना भी जो ईसाई लोग हैं वो बोलते हैं कि कांग्रेस हमारा है, और ईसाई लोग बड़ी मतलब कि शिद्दत के साथ में कांग्रेस को वोट भी करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी छत्तीसगढ़ में, जिस समय पे रंजीता स्टेडियम में हमारे तमाम साथी लोग बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, न्याय की गुहार कर रहे थे। तो आप लोगों को सुन के हैरानी हो जाएगी, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला बल्कि रैमुनी भगत को प्रोटेक्शन मिला। ये तीसरी बातें हैं। और चौथी बात है अभिनय यात्रा। तो ये जो 4 मामला है, यहाँ पे 4 घटनाक्रम मैं आपको जो बताया यहाँ पे जसपुर के अंदर में, इस चारों घटनाक्रम रिजल्ट पे कभी नहीं पहुँचा। और आने वाले समय पे अगर आप ऐसे ही आंदोलन करेंगे तो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आंदोलन की जो मास्टरी है वो भारत मुक्ति मोर्चा के पास में, तो इस ओर आप लोगों को ज़रूर स्टडी करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी कि जैसे हमारे जो ईसाई महासभा के लोग हैं, हाँ, अधिकांशतः कांग्रेस समर्थक हैं जी, और ये जो कांग्रेस समर्थक हैं वे लोग जब भी आंदोलन करते हैं, आंदोलन के टाइम में वो जो विधायक है या जो प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पर सभा हम लोग अरेंज करते हैं वहाँ पर केवल भाषण देने आते हैं, बाकी समय वो नदारद रहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, हमारे लोगों को भयंकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम लोग बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। तो सतर्क होने की ज़रूरत है और ब्रेन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे जिनको हम लोग शासक बना देते हैं वे लोग हमारे ऊपर में विधायिका के माध्यम से और हमारे जो जिला प्रशासन के कर्मचारियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से हमारे लिए समाज में समस्या पैदा करते हैं। या तो सामाजिक समस्या पैदा करेंगे या धार्मिक समस्या पैदा करेंगे, 2 समस्या। तो इसको हमारे जो सभी लोग ST SC OBC लोग मिलके सामाजिक रूप से उसका मतलब कि समाधान के लिए उन लोग पहल करता है, प्रोटेस्ट करता है, आंदोलन करता है, धरना देता है, ये करता है। जो यानी कि यहाँ पे हमारे लोगों को यहाँ पे जो मतलब कि जो समस्या पैदा कर रहा है उससे सामाजिक रूप से मिलके लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो यही लोग जब 5 साल के बाद में जब चुनाव आता है तो जो समस्या पैदा करने हमारे लिए जो समस्या पैदा करते हैं, सामाजिक समस्या पैदा करते हैं, धार्मिक समस्या पैदा करते हैं, लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, इन्हीं लोगों की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और भाजपा को मिलके वोटिंग करते हैं। तो समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो समस्या पैदा कर रहे हैं उसी को आप सत्ता में बिठाओगे तो उसी सत्ता में बैठ के ही तो समस्या पैदा कर रहा है। 2 समस्या पैदा कर सकता है आपकी ज़िंदगी में, या तो सामाजिक समस्या पैदा करेगा या राजनीतिक समस्या पैदा करेगा। ये चीज़ है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस BJP के लोग समस्या पैदा करते हैं और
वो हमारा ही नेतृत्व करते हैं, समस्या पैदा करते हैं और उसका हीरो अपने ही बनते हैं। सामाजिक संघर्ष में वे हमारे मंच में आके वो बैठेंगे, भाषण करेंगे, हमारे लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं बताएंगे इस समस्या को पैदा करने वाली माता का नाम कांग्रेस है, भाजपा है, या उसके जो मालिक हैं ब्राह्मण लोग, वो कभी जिक्र नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हम लड़ेंगे और हमारे लोग बोलेंगे जीतेंगे। तो ये मतलब लिपापोती का काम चलेगा। उसके बाद में हमारे लोगों को पूरा सच्चाई कभी नहीं बताया जाता है। और जब 5 साल के बाद में चुनाव आता है तो इसी भीड़ को, जो सामाजिक लड़ाई उन्हीं से लड़ रही है और धार्मिक लड़ाई उन्हीं से लड़ रही है, इन्हीं लोगों को कांग्रेस और भाजपा का वोटर्स बनाया जाता है। और ब्राह्मण बड़ी स्मार्ट तरीके से फिर सत्ता में बैठता है। उसके बाद में सत्ता में बैठने के बाद में फिर हमारे जीवन में सामाजिक समस्या पैदा करता है, धार्मिक समस्या पैदा करता है, एक दूसरे से लड़वाता है, हमारे समाज का नौकरी छीनने का काम करता है, बेरोजगार बनाने का काम करता है, महंगाई बढ़ाने का काम करता है। तो ये प्रोसेस चलते आ रहा है। ये आपका 1947 से चलते आ रहा है। 1947 से पहले अंग्रेज़ों का गुलाम भारत और 1947 के बाद में आज विदेशी ब्राह्मणों का गुलाम भारत, कुछ भी नहीं बदला है। ये जो शोषण है निरंतर चलते आ रहा है और इन सभी चीज़ों को हमारे लोगों को भली भांति समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझेंगे तो साथियों समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको बीमारी पकड़ना पड़ेगा। बीमारी पकड़ेंगे तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर उसका दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो ये प्रोसेस है, सही बीमारी का पकड़, उसके बाद में उसका इलाज, तब जाके संभव है। अभी मान लिया हमको पीछे से पकड़ा हुआ है और कोई डॉक्टर हमको बोलता है लो साला सिर दर्द का दवा खा लो, तो फिर कहाँ से सही होने वाला। इतना तो आप भी जानते हैं बात को। सही बात है। हाँ, तो धन्यवाद सर बात करने के लिए। आप इतनी दूर से आए, मैं भी आपसे मिलने के लिए एकदम आतुर था और आज मिल करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, ये थे हमारे रूपनारायण एक्का जी, जो अपनी बेबाक बातों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे इंडिया में मशहूर हैं और आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो मैं हमारे रूपनारायण एक्का जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम लोगों का हौसला लगातार इम्प्रूव हो सके। तो साथियों, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। दोबारा फिर मुलाकात करेंगे आंदोलन की भूमि में, संघर्ष की भूमि में, आपके हक अधिकार की लड़ाई में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। सभी साथियों को जय मूल्यवासी, जोहार। जोहार।